नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी रेगुलर रूप से और बगैर डिस्टर्बेंस के। आप सबका मैं स्वागत करती हूं न्यू आकार एकेडमी चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने जलवायु का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाकी थे, टाइम के अभाव में मैंने कंप्लीट नहीं किया था। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान में होता है। अब दैनिक तापांतर क्या होता है? जैसे दैनिक तापांतर ये होता है ताप में अंतर। दिन के तापमान बहुत अधिक हो गया और रात का तापमान अत्यंत ही कम हो गया। दिन का तापमान मान लीजिए 50 हो गया और रात का तापमान 10 हो गया, तो कितना अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आया? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये जो 40 डिग्री हो गया, ये हो गया सर्वाधिक दैनिक तापांतर। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज कीजिए कि दिन का तापमान 50 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत गर्मी लगती है, और 10 रात में हो गया, तो कितने अंतर हो गया। राजस्थान की यही स्थिति है, दिन में आपको अत्यंत गर्मी लगेगी और रात में आपको एक हल्की सी चादर ओढ़नी पड़ेगी। तो ये तापांतर होता है सर्वाधिक। मानसून पूर्व वर्षा, ये मानसून पूर्व वर्षा क्या होता है? जैसे कि हमारे देश में भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय मानसून इंटर करने का समय होता है 3 जून, जो केरल के पश्चिमी घाट तट पर, यहाँ जो केरल पश्चिमी घाट तट है, इसे ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ केरल है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराती है। 3 जून को भारत में मानसून इंटर करती है। तो उसके पहले ही हमें बहुत ज़्यादा उमस गर्मी महसूस होने लगती है और हम सोचते हैं कि बारिश हो ताकि हमें आराम महसूस हो, रिलैक्स महसूस हो। तो उसके लिए क्या होता है? मानसून पूर्व वर्षा होती है। मानसून के पहले जैसे हवा तापमान अधिक हो गई, गर्मी अधिक हो गई, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, वायु ठंडी होकर बादल बनता है, बादल बनकर फिर बारिश होती है। तो वही मानसून के पहले तो जगह जगह पर हर एक बारिश तो वही होती है, लेकिन स्थान अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम दिया जाता है। उसका एक उदाहरण दे, जैसे आम्र वर्षा है साउथ इंडिया में। ये आम्र वर्षा जब होती है उसी टाइम आम की बौरें लगती हैं आम के पेड़ों में। तो जब ये वर्षा हो जाएगी तो आम की बौरें टूटकर गिरती नहीं है और लगी रहती हैं, कितनी भी आंधी तूफान है। तो ये आम की फसलों के लिए आम्र वर्षा, जिसे मैंगो शावर कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर भारत में जो बारिश होती है मानसून के पहले, काल बैसाखी इसे बोलते हैं, ये भी आम की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और देखते हैं अप्रैल मई में जो शादी होती है और तभी अचानक से बारिश वगैरह आ जाती है, वही जो उसी बारिश को बोलते हैं काल बैसाखी। तो समझ गए आप लोग मानसून पूर्व वर्षा। ठीक, अब है सर्वाधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय। पश्चिमी घाट इस क्षेत्र में हो गई, हिमालय यहाँ हो गया पर्वतीय क्षेत्र में। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी मानसून जब इंटर करती है और भारत के पश्चिमी घाट तट से टकराकर कन्याकुमारी अंतरीप से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है अराकान युमा पर्वत से टकराकर बाईं तरफ मुड़ जाती है, और जब मुड़ती है तो यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पर्वत है। इनकी स्थिति ऐसे है, ये गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई। देखिए ये बन गया ना किपनुमा आकार। तो इसी क्षेत्र में बारिश बहुत अधिक होती है, मासिनराम में। ये हो गया। तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा हो गई और फिर यहाँ से आगे बढ़ती है तो हिमालय के समानांतर यह आगे बढ़ती जाती हैं ऐसे। हाँ, तो इस क्षेत्र में भी बारिश हो गई। देखिए, पश्चिमी घाट, मेघालय और हिमालय, 3 क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा, भारत के उत्तरी मैदान में
शीतकालीन वर्षा होती है ठंडी में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो हमारे रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस टाइम रबी की फसल में चना, गेहूँ, जौ ये सब आ जाता है, दलहन की फसलें। तो उस टाइम जो बारिश हो जाती है उससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होता है। और उत्तरी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा ये होती है। शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है उत्तरी मैदान में, और शीतकालीन वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। ध्यान देने की बात है, शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होती है, और शीतकालीन वर्षा अगर भारत के उत्तरी मैदान में होती है तो किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। डिफरेंस समझ में आया? इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो समझिएगा। सीजन एक ही है, मौसम एक ही है, बस कारण अलग अलग है। उत्तरी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ और तमिलनाडु में उत्तरी मानसून द्वारा। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं हैं। भूमध्य सागर कहाँ, एक मिनट दिखा। ये हो गया अफ्रीका, ठीक। ये इंडिया, यहाँ पर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। यहाँ से ये भूमध्य सागर से आर्द्र भरी हवाएं चलती हैं तो ये भारत में इंटर कर जाती हैं। ये पछुआ पवन की भाग है। तो जो पछुआ पवन यहाँ से पंजाब, हरियाणा, मैप में आप देखेंगे, जैसे मैप में आप देखेंगे यहाँ जब पश्चिमी विक्षोभ वर्षा आती है तो यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा हो गई, इसी बीच में यहाँ दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। अब यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ इंटर करती है तो जो पहले रास्ते में पड़ेगा, कोई भी चीज़ जो मैंने कल ही बताया, जो पहले आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो बाद में आएगा उसे पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम यहाँ भी है, समझ लो। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, और जब तक ये बिहार तक आता है, बिहार से आगे बढ़ेगा तब तक पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा खत्म होने लगती है। तो सबसे अधिक पंजाब में होगा, उससे कम हरियाणा में होगा, उससे कम दिल्ली में, उससे कम उत्तर प्रदेश, ऐसे ही घटते जाता है। समझ में आ गई पश्चिमी विक्षोभ। और इसे पश्चिमी विक्षोभ इसलिए नाम दिया जाता है कि ये जाड़े में वर्षा होती है। जाड़े का मौसम कितना ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, साफ आकाश रहता है, मौसम सही रहता है, सब कुछ सही रहता है। लेकिन अचानक से बारिश हो गई, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर दिया, हम लोग को मौसम को डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, और हिंदी में हो गई पश्चिमी विक्षोभ, ठीक। तो ये मानसून की कंप्लीट हो गई। अब हम मैपिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैपिंग हम स्टार्ट करते हैं भारत से, भारत की अवस्थिति से, ठीक। भारत की अवस्थिति कहाँ है? देखिए, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब, ये जो 0 डिग्री है ग्लोब में, विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी ये नॉर्दर्न हो गया, ये साउथर्न हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, यहाँ पर भारत स्थित है। इसकी अक्षांशीय विस्तार हो जाती है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि से इसकी अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और जब हम अंडमान निकोबार द्वीप का अक्षांशीय विस्तार देखें,
निकोबार द्वीप समूह से भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें यानी संपूर्ण भारत की, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की इसकी अक्षांशीय विस्तार है। और इसकी देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है ये देखिए। 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके समानांतर हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे यही होती है अक्षांश। आप एक लाइन में अगर समझे तो, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वही है हमारी देशांतर। तो ये जो सीधी लाइन आएगी वर्टिकल, ये हो गई देशांतर, और जो हॉरिजॉन्टल हो गई ये हो गई हमारी अक्षांश। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर देशांतर में बोले तो पूर्वी, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतरीय में। तो देशांतर अगर हम लिखेंगे कैसे? अगर अक्षांश हम लिखेंगे, अगर अक्षांश लिखेंगे तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ? क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतर इसकी कहें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। और इसमें हम क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि ये जो देशांतर है ये वर्टिकल, तो इसके ईस्ट में स्थित है, पूर्व में स्थित है, तो इसको ईस्ट पूर्वी देशांतर लिखेंगे, पूर्वी देशांतर। और ये उत्तरी अक्षांश लिखेंगे ये, ठीक। ये तो हो गई अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब है इसका भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु कह रहा है, मतलब सबसे दक्षिण में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु कहा जाए, भारत की दक्षिण बिंदु जिसको है, तो ये कन्याकुमारी है, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और उत्तरी भाग में अगर कहें सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, तो वो है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। अब देखिए ये जो देशांतरीय विस्तार है, यहाँ से ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सन किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। यहाँ सूर्योदय हुआ। अब सूरज जो है यहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से सूरज को गुजरात तक जाने में कुछ समय तो लगेगा। सूर्योदय यहाँ पहले हो जाएगी, क्योंकि सबसे जब सूर्य निकलेगा, सूर्योदय होगा, तो इसकी प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। और इसके अगर 5 बजे हुआ सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 AM, तो गुजरात में होगी सूर्योदय कितने बजे? 7 बजे, यानी कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये क्यों हो जाता है? हमारे भारत की जो देशांतरीय विस्तार है उसी के कारण, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें तो इसकी लंबाई देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है कितनी? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है उसे कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये हो गई लंबाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक। भारत के संपूर्ण
क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसे बोल। भारत की दो तरह की सीमा, एक स्थलीय सीमा है और एक जलीय सीमा है। जो जलीय सीमा है, जो तटीय है, जो तट यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये सब जो है। अच्छा, यहाँ पर ये नोटिस कीजिएगा, आपको ये होमवर्क करना भी चाहिए कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं। तो मैप में आप देखिएगा, यहाँ गुजरात हो गई, महाराष्ट्र, गोवा, इसके नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये तटीय राज्य हो गए। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कहा जाए, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं इतने राज्य। तो इनकी लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर संपूर्ण सीमा मिला दिया जाए, स्थल और तट, तट किसके पास होगा? ये तो एक तो ये जो तटीय राज्य इनके पास होगी, और ये जो लक्षद्वीप हो गया और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गई, इन सबको हम ऐड करते हैं तो संपूर्ण सीमा कितनी है तट को मिलाकर? 7516 किलोमीटर। ठीक। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? भारत को उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान की, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनी है, रेड क्लिफ ने बनाया था, एक लाइन खींच दिया रेड क्लिफ ने, तो उसी से एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, इस लाइन को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम निर्धारण करता है। और भारत और चीन के बीच कौन है? मैक-मोहन रेखा विभाजित करता है। कौन रेखा? मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को विभाजित करता है। और इधर देखें, भारत और श्रीलंका के बीच तो एक पाक की जल संधि है और मन्नार की खाड़ी और ये पाक जल संधि, श्रीलंका के बीच में पाक खाड़ी। तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि, और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है जो सीमा बनाती है। ठीक। आप जल संधि देखिए क्या होता है। ये जो है एक स्थल हो गया ए, ठीक, यहाँ पर भी एक स्थल हो गया बी, और बीच में ये क्या है? वाटर, पानी, समुद्र है। ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कोई सागर हो गया, एग्जांपल दे रहे हैं, लाल सागर। यहाँ पर हो गया लाल सागर, रेड सी, और यहाँ पर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो इसी के बीच है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये जो है हम क्या कहेंगे कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, और ये जो ए और बी को अलग करती है। तो अगर इसके बीच, ये तो स्वेज नहर हो गया, कहीं कहीं आप जल संधि देखेंगे, जैसे ये देखिए पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये हो गया भारत, ठीक, और ये हो गया, और सॉरी पाक नहीं, श्रीलंका है, हाँ श्रीलंका है, ये हो गया श्रीलंका। बीच में क्या है? वाटर है,
एक तरफ ये अरबियन सागर, अरबियन सी, ठीक, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इसमें जो वाटर है इसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। तो जल संधि यही है कि एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से जोड़ता है और एक लैंड को दूसरे लैंड से अलग करता है। अगर ये बीच में वाटर नहीं होता तो दोनों ज्वाइंट होता, मगर यही पाक जल संधि, इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो ये जल संधि को ही जल डमरू मध्य बोलते हैं। ये दो लैंड को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। समझ में आ गया? जल संधि, संधि मतलब जोड़ना होता है। तो इस जो दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, दो स्थल को ये अलग करता है, ये होता है जल संधि और का मतलब होता है, ठीक। अच्छा, भारत का आकार कैसा है? ये भी क्वेश्चन है। भारत का आकार जो ये चतुर्भुजाकार है। देखिए, एक हो गया, 2, 3 और ये 4 ऐसे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे भारत की आकार है, चतुर्भुजाकार, ठीक। तो ये भारत की मुख्य रूप से हम कह सकते अवस्थिति है। भारत कहाँ है? भारत हिंद महासागर में है, हिंद महासागर के उत्तरी में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ये है भारत की अवस्थिति। और भारत की सीमा, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किन किन देशों से ये सीमा बनाता है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, थोड़ा सा उत्तर में लगता है अफगानिस्तान, फिर उत्तर में ही और उत्तर पूर्व बोल सकते हैं चीन, उसके बाद ये पूर्व में नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर ये सब चीन का एरिया आ जाता है। और मुख्य रूप से पूर्व में ये म्यांमार से सीमा बनाता है भारत, और ये बांग्लादेश से सीमा, ठीक। ये भारत जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश है, उनसे ये सीमा बनाता है। और इस तरह से भारत का जो मुख्य परिचय है हमने थोड़ा जान लिया, और कल की क्लास में इसे आगे और समझेंगे कि 82.5 डिग्री रेखा किन की राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा किन की राज्यों से गुजरती है, ये हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ें आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यू इंग्लैंड द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक। न्यू इंग्लैंड द्वीप कहाँ स्थित है, और मुझे उम्मीद है आप पूरा बताएंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं कि ये ना ही भारत में स्थित है न्यू इंग्लैंड, और ना ही ये इंग्लैंड में स्थित है, कहीं और है। आप सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी मैं कुछ और आपसे बात करना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो, रोज़ करो, लेकिन पढ़ाई कैसे करते हो? रोज़ रोज़ मन में ये कहीं ना कहीं हमारे मन में निगेटिविटी आ जाती है, यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हर किसी के लाइफ में आती है, प्रॉब्लम आती है, आप उसे फेस करो। और सबसे बड़ी बात है ना, सेल्फ मोटिवेटेड। हमारे बिहार में कहावत है, सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा रहेला। तो वो हम या कोई और आपको कितना मोटिवेट करेगा? जब आपकी खुद के अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, तो आप खुद अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। आप खुद से कहिए, नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हर दिन का आपके पास 24 घंटे में आप 7 से 8 घंटे सोने के लिए निकाल दीजिए। बाकी में आप पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और हमेशा कम से कम ऐसे टाइम टेबल बना लीजिए कि 2 घंटे हमें हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़नी है, 2 घंटे हमें पॉलिटी पढ़नी है। ऐसे करके 2-2 घंटे का आप एक स्लॉट बनाओ, और उसके बाद हर दिन का एक टारगेट सेट करो। रात में सोने से पहले ही आप डिसाइड कर लो कि हम जब जगेंगे तो हम जग कर ये नहीं सोचेंगे कि हमें करना क्या है, हमें जगना है और तुरंत अपने काम पर लग जाना है। और उसके लिए आपने जो शेड्यूल बनाया है रात में सोते वक्त, उसको आपको पूरा करना है। आप हर दिन का टारगेट सेट करो कि हमें इतना क्वेश्चन लगा देना है, हमें इतना खत्म कर देना है, पढ़ लेना है। और रिवीजन इज मस्ट। आप रिवीजन को अपने पढ़ाई का
1/3 दीजिए और बाकी आप नई चीज़ें पढ़िए। ऐसे आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि सफलता मेहनत नहीं, कुर्बानी मांगती है। सफलता के लिए कुछ एक्सीडेंट नहीं होते कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एट एनी कॉस्ट अपने हर दिन का टारगेट अचीव करो कि मुझे कम से कम 6 घंटे ना पढ़ ही डालना है, और हमें कम से कम क्वेश्चन 300 200 जितना आपको लगे कि लगा देना है, इतना रिवीजन कर डालना है। तो बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल दी बेस्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।